बात है 1599 की। इस दौरान स्पाइसेस काफी ज्यादा वैल्यूएबल कमोडिटी माने जाते थे। ब्लैक पेपर या कहें काली मिर्च की इतनी मारामारी थी कि मर्चेंट्स इनको ब्लैक गोल्ड कहा करते थे। अब अगर इस दौरान इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुगल साम्राज्य हुआ करता था जो कि अपनी पीक पर थे। इस दौरान मैक्सिमम जगह पर इंडिया पर मुगलों का राज हुआ करता था। ये पूरा एरिया जो आप देख सकते हैं ये मुगलों के अंडर हुआ करता था, जो कि 12 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिनको कि 12 सूबा भी कहा जाता था। उस दौरान ब्रिटेन इंडिया के मुकाबले काफी ज्यादा गरीब देश हुआ करता था और इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर माना जाता था, क्योंकि उस समय दुनिया का 25% टेक्सटाइल बिजनेस इंडिया होल्ड करता था। ठीक इसी तरह उस दौरान स्पाइसेस पे डच का कंट्रोल हुआ करता था, यानी कि उनकी मोनोपोली हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो मन चाहे रेट स्पाइसेस के वसूल कर सकते थे। अब इस चीज से ब्रिटेन काफी ज्यादा परेशान हो गया था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम स्पाइसेस का बिजनेस खुद स्टार्ट करेंगे और इस तरह 125 लोगों ने मिलकर जॉइंट स्टॉक कंपनी खोली, जिसको कि ईस्ट इंडिया नाम दिया गया और यहीं से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ये कंपनी ऐसे ही दुनिया भर में ट्रेड नहीं कर सकती थी, इसको एक परमिशन लेनी जरूरी थी उस समय के राजा या रानी से। तो 1599 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट रूल क्या करती थी ब्रिटेन को, तो इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने के लिए, लेकिन साथ ही क्वीन एलिजाबेथ की कुछ कंडीशंस भी थी, यानी कि जो इनको परमिशन मिल रखी थी ये केवल 15 इयर्स के लिए थी और साथ ही इनको एक लिमिटेड एरिया में ही ट्रेड करना था और ये एरिया था केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में और स्ट्रेट ऑफ मैजेलन के वेस्ट में, यानी कि इस पूरे एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती थी, बस ये बीच का रीजन छोड़ के, क्योंकि इस बीच के रीजन में ब्रिटेन अदर एक्टिविटीज किया करता था। अब क्योंकि इस रीजन में अदर कंट्रीज की वजह से ऑलरेडी काफी ज्यादा कंपटीशन था, तो क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इंश्योर किया कि इंग्लैंड से कोई भी अदर कंपनी उनके साथ कम्पीट नहीं करेगी, यानी कि उस पूरे रीजन में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही बिजनेस करेगी। अब 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सबसे पहला वोयेज तैयार करती है और इंडोनेशिया की तरफ जाती है, जहां पर कि इंडोनेशिया में वो 2 फैक्ट्री सेटअप करती है। लेकिन इंडोनेशिया में ऑलरेडी स्पेनिश, पोर्टुगीज और डच के होने की वजह से वहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से जाना पड़ा। तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए ये ईस्ट इंडीज में और कंट्रीज को ढूंढते हैं जिस पर कि इनकी नजर इंडिया पे पड़ती है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि उस समय इंडिया पे मुगलों का राज हुआ करता था और इंडिया काफी ज्यादा प्रॉस्परस नेशन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी और इंडिया में भी उस समय काफी ज्यादा स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल हुआ करते थे। तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स इंडिया पहुंचते हैं और लैंड करते हैं सूरत शहर में। अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज के कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से आगरा पहुंचते हैं सुल्तान जहांगीर से फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन को मांगने के लिए, लेकिन सुल्तान जहांगीर उन्हें परमिशन देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस समय पोर्टुगीज ऑलरेडी इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करके बैठे थे और पोर्टुगीज के मुगलों के साथ अच्छे रिलेशनशिप होने की वजह से जहांगीर नहीं चाहते थे कि उनके लिए कोई भी कंपटीशन पैदा हो। अब AIC ऑफिशियल्स ने सोचा कि उनको मुगल एम्पायर के बाहर किसी और प्रोविंस में अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना होगा। अब 1611 में आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के राजा ने इनको परमिशन दे दी थी कि ये वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। अब 1612 में ये दोबारा सूरत की तरफ जाते हैं और पोर्टुगीज के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जिसको कि बैटल ऑफ स्वाली भी कहा जाता है, और इसमें पोर्टुगीज हार जाते हैं और गोवा प्रोविंस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स I के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने किसी रॉयल रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया भेजें और वहां के सुल्तान से फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन लें। अब इंग्लैंड की तरफ से सर थॉमस रो को भेजा जाता है एक रॉयल रिप्रेजेंटेटिव बनकर, जो कि वो कर दिखाते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई थी। वो जहांगीर के पास जाते हैं, उन्हें बड़े बड़े तोहफे देते हैं और उन्हें अपने डिप्लोमेटिक बातों में फंसाकर उनसे एक शाही फरमान ले लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में फैक्ट्री लगा सकती है और इसके साथ ही उन्हें कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी मिलती हैं, जिसके अकॉर्डिंग कुछ टेरिटरीज में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, जिसके बदले में उनको मुगल एम्परर को एनुअली कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सूरत पर बिजनेस करने लगती है और धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कंपनी
कंपनी बनने लगती है। अब अगले कुछ दशकों में सूरत के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी और भी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करती है, जैसे मद्रास, अहमदाबाद, बॉम्बे, आगरा और पटना जैसे शहरों में। अब इनका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगता है क्योंकि इनकी एक मोनोपोली पूरे मार्केट पर हो चुकी थी, जिसमें कि इन्होंने और भी चीजों का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि कॉटन, इंडिगो, सिल्क, सॉल्ट और ओपीएम एंड टी जैसे प्रोडक्ट में बिजनेस करके। अब 1670 तक वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में इनकी मोनोपोली हो चुकी थी, जिसके साथ ही अब ये चाहते थे कि ये मुगल एम्पायर में भी हर जगह अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करें, खास करके ईस्ट में, बंगाल में, क्योंकि उस समय वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता था। इस पोर्ट पर कब्जा करने का फायदा ये था कि इसके बाद किसी भी अदर कॉम्पिटिटर को इंडिया में आने से रोका जा सकता था, क्योंकि उस समय बंगाल कमर्शियली काफी ज्यादा सक्सेसफुल रीजन था और साथ ही यहाँ से एंटर करना काफी ज्यादा आसान था। अब ऐसा करने के लिए कंपनी को पॉलिटिकल पावर चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने अपने किंग से अपील की कि उनकी पावर को बढ़ा दिया जाए ताकि वो और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो 1670 में किंग्स चार्ल्स II ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर दे देते हैं कि वो टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, फोर्ट्रेस को कमांड कर सकते हैं, मनी मिंटिंग कर सकते हैं, अपनी टेरिटरीज में सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को ओवरसी कर सकती हैं, अपनी प्राइवेट आर्मी रख सकती है, अलायंसेस को फॉर्म कर सकती हैं और साथ ही जंग भी छेड़ सकती है। अब ये सब पावर मिलने के बाद कंपनी काफी ज्यादा एरोगेंट हो गई थी और उन्होंने बंगाल से डिमांड की कि वो ट्रेडिंग राइट्स चाहते हैं बंगाल के, प्लस टैक्स कट ऑफ चाहते हैं। उस समय मुगल एम्परर थे औरंगजेब और औरंगजेब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से वो इस डिमांड को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे जोसिया चाइल्ड। उन्होंने औरंगजेब के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और मुगल एम्पायर के खिलाफ जंग छेड़ दी। ये बात है 1686 की। अब उस समय मुगलों की आर्मी 4 मिलियन प्लस थी, जिसकी वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद जोसिया चाइल्ड को औरंगजेब के सामने घुटने टेकने पड़े थे, जिसकी एक हिस्टोरिकल पिक्चर भी है जो कि आपको भी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये सब होने के बाद औरंगजेब उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन उन पर एक फाइन लगाते हैं जो कि होता है 1.5 लाख रुपए का। उस वक्त के 1.5 लाख रुपए आज के करीबन 35 करोड़ रुपए के बराबर हैं। ये फाइन मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके ट्रेडिंग राइट्स वापस दे दिए जाते हैं और जो फैक्ट्री जब्त की गई थी उन्हें लौटा दी जाती है। अब इस ह्यूमिलिएशन के बाद कंपनी चुप बैठने वाली तो नहीं थी, तो वो इंतजार कर रही थी किसी ऐसे मौके का जब वो वापस दावा बोल सके और बंगाल पर कब्जा पा सके। और ये मौका उनको मिला 1707 में, जब मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हो गई थी और सभी राजा आपस में लड़ रहे थे कि आखिर गद्दी पर अब कौन बैठेगा। और इस समय इंडिया में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इसी चीज का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाना चाहा और एक के बाद एक जो एम्परर चेंज हो रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 1717 में मुगल एम्परर फारूक सियर ने एक शाही फरमान जारी किया, जिसमें कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेडिंग राइट्स दे दी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कंपनी एक दस्तक भी इशू कर सकती थी, यानी कि एक तरह का ट्रेड परमिट, जिसके अकॉर्डिंग सारी कस्टम ड्यूटीज एंड ट्रांजिट ड्यूटीज को वेव ऑफ किया जा सकता था कंपनी के सामान पे से। आसान शब्दों में, कंपनी को बंगाल में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन तो मिली ही थी, लेकिन साथ ही उन्हें किसी भी तरीके का कोई टैक्स किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं थी। अब 1717 में ही मुर्शिद कुली खान बंगाल के एम्परर बने और उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा और कंपनी को टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। अब ठीक उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे कि डच, डैनिश और फ्रेंच मर्चेंट्स, वो भी इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा रहे थे और इंडिया के कई सारे पोर्ट्स पर कब्जा जमा बैठे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का इन सभी में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था फ्रेंच कंपनी, जिन्होंने की अपनी कॉलोनी ऑलरेडी इंडिया में सेटअप कर दी थी, पौंडीचेरी और बंगाल में चंद्रनगौर में। अब ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों डोमिनेंट पावर बन चुकी थी इंडिया में। अब इन दोनों की राइवलरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 1746 से 1763 के बीच में इन्होंने कर्नाटिक वॉर्स लड़ी, जिनमें की इंग्लैंड की जीत हुई और फ्रेंच को वहां से अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हटाना पड़ा।
अब जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इंडिया में उस समय काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसमें कि किंग्स आपस में लड़ रहे थे गद्दी पाने के लिए। तो अब इन किंग्स ने ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी की हेल्प लेनी चाहिए अपने राइवल्स को हराने के लिए। अब इसमें कंपनीज का ही फायदा हुआ। वो अपनी आर्मी की मदद से राइवल किंग को हराती थी और जिस भी किंग को वहां का राजा बनाती थी वो किंग अब उस कंपनी का पपेट किंग बन जाता था। अपनी बंगाल की कहानी पर वापस आए तो सन 1756 में सिराजुद्दौला बनते हैं बंगाल के नवाब। सिराजुद्दौला ने कंपनी की इस मनमानी को मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी आर्मी को लेकर कलकत्ता पर मार्च किया, जिसमें कि बंगाली कैपिटल मुर्शिदाबाद में जो ब्रिटिशर्स ने अपना फोर्ट विलियम बनाया था उस पर हमला बोल दिया। इन्होंने कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को जेल में बंद किया, जिनमें कि कई सारे ब्रिटिशर्स की अगले ही दिन मौत हो गई थी। इस इंसिडेंट को कहा जाता है द ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता। अब इस इंसिडेंट की वजह से ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा गुस्से में थे। अब उन्होंने ठान ली कि किसी भी हालत में बंगाल पर पूरा कंट्रोल करना है और सिराजुद्दौला को उनकी गद्दी से हटाना है। अब इन्होंने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को अप्लाई किया और जो लोग सिराजुद्दौला को गद्दी पर देखकर खुश नहीं थे उनको अप्रोच करना शुरू किया, जिनमें कि दो सबसे बड़े नाम हैं जगत सेठ, जो कि उस समय बंगाल के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे, और दूसरे थे सिराजुद्दौला की आर्मी के कमांडर मीर जफर, जो कि खुद नवाब बनना चाहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर रॉबर्ट क्लाइव ने जगत सेठ और मीर जफर के साथ हाथ मिलाया और सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने का प्लान बनाया। अब ये लड़ाई लड़ी गई जून 1757 में, जिसको कि बैटल ऑफ प्लासी भी कहते हैं। अब सिराजुद्दौला की आर्मी का साइज ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी से 15 टाइम्स ज्यादा होने के बावजूद भी वो बुरी तरीके से हार गए और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। अब इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एलाई मीर जफर को गद्दी पर बिठाया और अपना पपेट किंग बना दिया। बैटल ऑफ प्लासी को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बैटल कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इनडायरेक्टली ही सही लेकिन पॉलिटिकल पावर इंडिया में मिल चुकी थी। अब मीर जफर की भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काफी ज्यादा डिसएग्रीमेंट होने लगी, जिसकी वजह से मीर जफर ने डच कंपनीज के साथ हाथ मिलाया और ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां से हटाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सब पता चला तो उन्होंने मीर जफर को गद्दी से हटाया और उनके सन इन लॉ मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। अब 1761 से जब मीर कासिम बंगाल के नए नवाब बने थे तो उन्होंने भी देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है, तो उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। फिर 1763 में ये अपनी आर्मी को लेकर गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ने, लेकिन ब्रिटिशर्स इस समय तक काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे और उन्होंने बड़ी ही आसानी से मीर कासिम को हराया और मीर जफर को दोबारा गद्दी पर बैठाया। अब मीर कासिम बंगाल छोड़कर जा चुके थे और वो ढूंढ रहे थे ऐसी अलायंस को जिसकी मदद से वो ब्रिटिशर्स को हरा सके। तो उन्होंने अवध के नवाब शौजा-उद-दौला और उस समय के मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ हाथ मिलाया। अब इस अलायंस ने 1764 में बैटल ऑफ बुक्सार लड़ी, जिसमें कि ब्रिटिशर्स अगेन जीत गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि अब वो पॉलिटिकल पावर को खुद कंट्रोल करेंगे, ना कि किसी पपेट किंग की मदद से टेरिटरीज को कंट्रोल करेंगे। तो अब 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई, जिसके अकॉर्डिंग रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ बन जाते हैं बंगाल के, और शाह आलम सेकंड से ये फरमान जारी करवाया कि बंगाल से अब जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा, ना कि मुगल एम्परर को। और ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल की नई रूलर बन चुकी थी। अब कंपनी के पास काफी ज्यादा पैसा आने लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग किया और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा था, पावर थी और रिसोर्सेज थे, और इन सब की मदद से इन्होंने 4 टेक्निक्स में पूरे के पूरे इंडिया पर कब्जा जमाया। सबसे पहली टेक्निक इनकी ये थी कि ब्रिटिशर्स अपने डिप्लोमेट्स को डिफरेंट प्रोविंसेस में भेजा करते थे, जिनमें कि वो वहां के राजाओं के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करते थे और उनको पॉलिटिक्स कैसे की जाती है इस पर एडवाइस दिया करते थे। दूसरी टेक्निक ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अदर किंग्स को प्रेशराइज करती थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडियरी अलायंस में आ जाए, यानी कि वो किंग अपनी कोई भी आर्मी ना रखें, बल्कि उनके बिहाफ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी बनाएगी, जिसके लिए उन किंग्स को कुछ अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब ये आइडिया किंग्स को काफी ज्यादा अपीलिंग लग रहा था, क्योंकि अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको एक बनी बुनाई आर्मी मिल रही है, प्लस उन्हें थोड़ा सा अमाउंट पे करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रोटेक्शन मिल रही है।
लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा चालाक मूव था। अब किंग्स को अपनी आर्मी रखने की जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अगर उन्हें बाद में कोई जंग करनी भी होगी तो उनके पास किसी भी तरीके की कोई आर्मी नहीं थी। साथ ही साथ जो अमाउंट किंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का प्रॉमिस किया था, अगर वो अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिलता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी बदले में उन प्रोविंसेस की जमीन को हथिया लेती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्रिटिश रूल इंडिया में बढ़ने लगा था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन किंग्स को प्रॉमिस किया था कि वो इनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन उनके डिप्लोमेट्स लगातार इंटरफेयर करते रहते थे और उन प्रोविंसेस को अंदर से खोखला कर रहे थे। अब जो प्रोविंसेस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस में गई थी, उन सभी को हमने बाद में प्रिंसली स्टेट्स के नाम से जाना, जिसमें कि 1798 में हैदराबाद वो पहला प्रोविंस बना जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस में आया था। अब तीसरी टेक्निक सबसे ज्यादा सिंपल टेक्निक थी। इसमें होता ये था कि अगर पहले की दोनों टेक्निक्स काम नहीं आती हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी को लेकर जाती थी और उस एरिया को कैप्चर कर देती थी। इन्हीं टेक्निक्स की मदद से साल 1818 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया को अपने अंडर कर लिया था और वो इंडिया की सबसे बड़ी पावर बन चुकी थी। अब बाकी के एरियाज पर भी कंट्रोल जमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने चौथी टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो कि थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था साल 1847 में EIC ऑफिशियल्स द्वारा और इसे सबसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा 1848 से 1856 के बीच में। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर प्रोविंस के राजा का अपना मेल वारिस नहीं है तो उसकी मौत के बाद वो पूरा का पूरा प्रोविंस ब्रिटिश एम्पायर के अंडर चला जाएगा। अब जो भी एरियाज ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं थे वो भी इस पॉलिसी की वजह से ब्रिटिश रूल के अंडर आ चुके थे, जैसे कि 1848 में सतारा, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी और 1856 में अवध। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब इतना ज्यादा पैसा आ चुका था कि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गड़बड़ करना शुरू कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर थे, उन्होंने इंडिया से पैसा लूट के वहाँ के MPs और सीट्स को खरीदना शुरू कर दिया था और रिश्वत के दम पर इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से मिलकर अपने हिसाब से चलवाए। अब धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ईस्ट इंडिया कंपनी सस्पिशियस लगने लगी और इन पर पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी दोषी पाई गई और इस कंपनी को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। अब 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आती है, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस इंडिया को अपने अंडर कैप्चर कर रखा था उसको ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना दिया गया और इंडिया का नाम ब्रिटिश इंडिया रख दिया गया। अब इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को खत्म कर दिया गया और अब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया को रूल कर रही थी। तो यही थी वो पूरी कहानी कि आखिर कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने अंडर किया और कैसे इंडिया को लूटा गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।